सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर टॉक शो। और आज का ये टॉक शो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस शो में हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के शो में हमारे साथ में है अभिषेक जी। सो हम लोग सबसे पहले तो अभिषेक जी को वेलकम करते हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू। ओके, सो अभिषेक जी से अभी तक हमारा थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ है, तो उस दौरान पता चला है कि आज के इस डिस्कशन में मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, मेरे बहुत सारे मिथ क्लियर होने वाले हैं। मेरे माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के मेरा परसेप्शन कुछ डिफरेंट ही था, बट आई होप कि आज ये बहुत सारी चीजें अभिषेक जी क्लियर करने वाले हैं। एंड सर आई होप आपके सर पे से बाउंसर नहीं जाएंगी चीजें, बिकॉज कुछ चीजें बहुत टेक्निकल हैं बट उनको चेंज नहीं कर सकते। बट आई ट्राई कि मैं उनको बहुत एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा सर। ओके, श्योर। सो अभिषेक जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जी सर। सर तो मेरा नाम अभिषेक एम गर्ग है और आई बिलोंग टू फरीदाबाद। और मेरी जर्नी विद एस्ट्रोलॉजी एंड इनफैक्ट ऑकल्ट के साथ में जो है वो बहुत बचपन से स्टार्ट हो गई थी, जिसमें मेरे नानी का बहुत बड़ा रोल प्ले था, बिकॉज वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाया करती थी एंड उनके पास में फैक्ट्स एंड वो छोटे छोटे नुस्खे इतने हुआ करते थे कि उनसे मैं बड़ा एंटाइज होता था कि आखिर कैसे वर्क कर रही हैं ये चीज़ें। एंड इनफैक्ट वो जो छोटी मोटी चीज़ें करवाती थी, फॉर एग्जांपल आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होता था और बारिश आ जाती थी, वो छत पर जाकर बिना किसी को बताए उल्टा तवा मार दिया करती थी और बारिश रुक जाती थी। तो ये चीजें हो कैसे रही है, ठीक है। तो वो मेरे बचपन वाले दिमाग में ना ऐसी घुसी और फिर मैं, बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ साइंस बचपन से, तो मैं उसके एक एक्सप्लेनेशन को ढूंढने के लिए लग गया। और वो ढूंढते माइथोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद में बहुत सारी बुक्स पढ़ी, अपना भगवद गीता वगैरह पढ़ी, बहुत सारी करी। और उसके बाद में साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, साइकोलॉजी से गया। तो माइथोलॉजी साइकोलॉजी से रिलेट करते हुए एक जो मॉडर्न एज में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी का वहाँ का रोल प्ले आ रहा है, टैरो का वहाँ का रोल प्ले आ रहा है, एक न्यूमरोलॉजी का वहाँ का रोल प्ले आ रहा है, और कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, तो उस पर मैंने बहुत टाइम तक रिसर्च करी है। देखिए अभिषेक जी, क्या रहा ना अभी तक, मतलब क्या था कि मैं जो एस्ट्रोलॉजी और इन सारी चीजों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। जैसे कि अभी आपने बताया कि वो दादी जी आपकी बोलती थी कि आप बारिश के टाइम पे जो तवा है वो उल्टा रख के आ जाइए तो बारिश रुक जाएगी। तो मुझे ये सारी चीजें बड़ी इलॉजिकल लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि क्या ही बोल रहे हैं, सुपरस्टिशन, तो ये सब चीजें हैं ही क्या। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब एक ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये एग्जैक्टली क्या है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मतलब एक्चुअली क्या है ना, मैं शुरुआत से थोड़ा पूजा पाठ से और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा दूर रहा हूँ, तो मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आई हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, मतलब क्या समझते हैं हम इन एस्ट्रोलॉजी से? सर एस्ट्रोलॉजी अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो हम प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद में हमारे स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन है। तो जो हमारे ग्रेट ऋषिज होते थे उन्होंने उस टाइम पर, क्योंकि उनका ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर काम करता था, जो कि इमेजिनेशन से लेकर आपके और क्या बोलते हैं ना, स्टोरी मेकिंग पर काम करता था। उस टाइम पर जो लोगों को अपने ऑब्जर्वेशंस बताने का जो तरीका था वो वाया स्टोरीज ही था, बिकॉज कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं थी हमारे पास में। इनफैक्ट वेदास भी जो थे वो हमको बोल बोल कर जनरेशन बाय जनरेशन सिखाए जाते थे। अब उन्होंने क्या करा, एक दिन वन फाइन डे जब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी, उन्होंने ऊपर देखा, स्टार्स दिखे, नॉर्थ स्टार दिखा तो उनको डायरेक्शन समझ में आई। वहाँ से जो है छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजी का एक जन्म हुआ, क्योंकि हमारा ध्यान अब स्टार्स की तरफ में जा रहा था, कॉन्स्टेलेशंस की तरफ में जा रहा था। तो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें नोटिस करी कि जब ये पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन या फिर ये पर्टिकुलर जो प्लैनेट है, ठीक है, ये जब वहाँ पर आता है तब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, तो वो जनरल मुहूर्त से उन्होंने स्टार्ट करा। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप बात कर रहे थे, मैं इन चीज़ों में नहीं मानता। जैसे हम बोलते हैं कि अमावस्या पे कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आपने बोल दिया अमावस्या पे कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए, मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया अमावस्या पे कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। आप बोलते क्यों नहीं करूँ, कोई दिक्कत है उस दिन, क्या वो दिन बुरा है, ठीक है, या मेरे को कोई मारने आ जाएगा कि अमावस्या पे कैसे कर लिया तूने। उस टाइम पर ऐसा होता था कि लाइट का और कोई सोर्स नहीं है, अमावस वाले दिन सारी जगह अंधेरा है, तो आप कोई रिचुअल कैसे कर लोगे, कुछ दिखाई नहीं देगा।
और पूर्णिमा पे फुल लाइट है। तो वो वाले छोटी छोटी चीजें थी जो अब कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ ना कि हमारी फैमिलीज में जैसे हमारी दादी जी लोग थे या फिर हमारे घर में जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग थे, तो उन्होंने हमेशा इन चीजों को धर्म से जोड़ के रखा है। तो अब आप समझते हैं ना कि हम लोग शुरुआत से ही अब छोटे रहे हैं या फिर अब जैसे भी रहे जी जी। तो कभी भी पूजा पाठ में तो कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं और कभी भी उनकी ये सब बातें लॉजिकल लगती नहीं थी, तो ये सब चीजें उस वे पे कभी हम लोगों को समझाई नहीं। सर वो आप बिल्कुल, आपका वही कहना सही है, क्योंकि वो बातों का जो एक्चुअल पीछे का जो लॉजिक था ना, वो कभी उनको भी नहीं समझाया गया। मान लीजिए आप उस टाइम पर गांव ज्यादा होते थे, तो गांव के पुरोहित ने बोल दिया कि इस दिन ऐसा होना चाहिए, तो लोगों ने बस मान लिया। और इनफैक्ट वो एरा ऐसा था, वो टाइम पीरियड ऐसा था जब लोग बिलीव जल्दी करा करते थे। उस टाइम पर लोग साइंस एंड ऑल में ज्यादा दिमाग ना खर्चते हुए सीधा बोलते थे कि भाई ये वाला रास्ता बताया गया है, बिकॉज वी बिलीव इन हिम, उसने जो बोल दिया हो गया, और वही अपनी फैमिली में पास ऑन कर दिया। तो किसी ने भी अभी कभी आपको बताया नहीं। अच्छा, एक छोटा सा और बताता हूँ, रात के टाइम नाखून नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? बहुत बार सुना है मैंने, रात के टाइम नाखून नहीं काटते, क्या दिक्कत क्या है? मैं जब भी बैठता हूँ और जब भी मेरे घर पे कोई मेरी मम्मी या फिर मेरी दादी जी लोग टोकते हैं कि नाखून नहीं काटना चाहिए, ये दलित दूर होता है, ऐसा दरिद्र आता है घर में, अलक्ष्मी आती है, रात के टाइम बाल नहीं कटवाने चाहिए, या फिर सर्टेन डेज पे बाल नहीं कटवाने। क्या प्रॉब्लम होगी ऐसा कुछ? अच्छा सर, ये देखिए, इतना तो हम मानते हैं जो हमारे नेल क्लिपर्स हैं वो अभी रिसेंट की इनोवेशन है, रिसेंट की इन्वेंशन है वो। उस टाइम पर हमारे पास में या तो बड़े चाकू होते थे और कैंची भी नहीं होती थी, बड़े चाकू होते थे जिनसे हम लोग नाखून काटा करते थे। अब रात के टाइम पर दिख ही नहीं रहा, उंगली कट गई, फिर बाल नहीं दिख रहे, स्कैल्प उड़ गया, फिर इसलिए वो था। लेकिन वो पीछे से बताया ही नहीं किसी ने। आप रात में नाखून काटो, कोई पीछे से भूत प्रेत नहीं आने वाला आपके पास में। लेकिन हाँ, वो पुरानी कुछ चीजें हैं जिसका एक्सप्लेनेशन आज तक किसी ने दिया नहीं है, और बस वो एज अ ट्रेडिशन फॉलो होती जा रही है। ओके, मतलब जैसे कि वो चीजें कभी कभी इरिटेटिंग लगती थी ना, कि उसका लॉजिक ना पता हो, रीजन ना पता हो, कि वो चीजें बोली जा रही, बट मुझे लग रहा है कि कोई क्या प्रॉब्लम होगी नाखून काटने में, क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर हम रात में बाल कटवा ले, प्रॉब्लम है। मतलब सारी चीजें तो नॉर्मल चली रही है, लेकिन कभी कोई लॉजिक नहीं समझ में आया। बट कभी कभी ऐसा नहीं लगता है अभिषेक जी कि वो चीजें जो हमें बताई जा रही हैं, जो हमें बता रहे हैं, कभी कभी उनके पास भी उसका जेन्युइन रीजन नहीं होता है, तो वो चीजें कभी कभी हमें इरिटेट करती हैं। एग्जैक्टली सर। और इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी का जो करंट सिनेरियो है वो भी फिलहाल कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हमको पीछे का लॉजिक नहीं पता है, हमको पीछे की एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, तो हम सोचते हैं कि भाई मनगढ़ंत चीजें हैं, वहां इतनी दूर बैठा सैटर्न या जुपिटर जो है वो हमारा क्या कर लेगा। ठीक है, मून का एक बार को लोग मान लेते हैं कि भाई मून अर्थ के पास में है, टाइड्स है, तो कुछ इफेक्ट शायद देता होगा। ठीक है, सन का है, ठीक है, वो अगर विंटर्स आ रही है, कम धूप दे रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी और हीट से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। लेकिन वो भी सिर्फ जिसको बोलते हैं हम आंशिक रूप से, एक मिनिस्कुल रूप में ही उसको माना जाता है। बट इतने दूर दूर के स्टार्स और इतने करोड़ करोड़ों लाइट ईयर्स दूर के स्टार्स कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता। मतलब अभी आपकी बात से मुझे ये चीज बिल्कुल परफेक्टली कॉन्फिडेंट बना पाई है कि एक्चुअली में इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं, बिल्कुल जो कि वर्क करते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं कि हम स्पिरिचुअल रीजन लेके ही चले कि हाँ सर, स्पिरिचुअलिटी भी साइंस है। स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस है, और एस्ट्रोलॉजी के तो मतलब इतना वाइड इसका विंडो है ना कि ये चला ही साइंस से और ये साइंटिफिकली ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभिषेक जी और आ रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है वो स्पिरिचुअलिटी में इतना बिलीव नहीं रखता है, ठीक है, इतना स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है, पूजा पाठ नहीं करता है, ठीक है, तो वो पर्सन एस्ट्रोलॉजी को कैसे कनेक्ट कर पाएगा? सर, सबसे पहली कमी तो यही है कि वो स्पिरिचुअलिटी को ना रिलीजन से जोड़ता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिरों में जाओ और बड़ी बड़ी मूर्तियों की पूजा करो, या फिर लोटे लोटे दूध उड़ेलो या कुछ करो। अगर आप किसी के साथ में एक अच्छे इंटेंशन से उसकी हेल्प करते हैं, वो भी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। आप अपने घर के बाहर या सोसाइटी के बाहर पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी केयर करते हैं, आप एनिमल्स की केयर करते हैं, आप लोगों की तरफ में एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, आप उनकी केयर करते हैं। इनफैक्ट बाहर के छोड़ो, आप अपने घर वालों की भी अगर केयर करते हैं, वो भी स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जिससे आप पहली बात तो अंदर से बहुत काम फील करोगे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जिससे आप एक हायर पावर, जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड हायर पावर है, उससे आप ना एक कनेक्शन अपना फील कर पाओगे। तो दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है अभी तक। जैसे कि आपने बताया कि ये सारी एक्टिविटीज करने से हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं जी,
तो कहीं ना कहीं जैसे कि इसमें मेडिटेशन भी एक पार्ट है। बिल्कुल है सर। मेडिटेशन भी, क्या हम सिर्फ अगर मेडिटेशन ही करते जाएंगे तो क्या हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे? अच्छा सर, मेडिटेशन के बारे में आपने टॉपिक उठाया ना, आई नो ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से साइड हो गया, लेकिन मेडिटेशन का जो आपने पार्ट उठाया ना, अच्छा एक बात बताइए, जब आप मेडिटेट करते हैं आप किस पे फोकस कर रहे हैं? हम किसी भी स्पेसिफिक चीज पे फोकस करते हैं, किसी लाइट पे फोकस करते हैं, ठीक है, या किसी म्यूजिक पे फोकस करते हैं, ठीक है, तो यही बेसिक चीजें मुझे पता है। ठीक है। अच्छा, आप मेडिटेशन करने बैठे हो, आप क्यों मेडिटेशन करने बैठे हो? अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। माइंड को रिलैक्स करने के लिए। और माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप क्या कर रहे हो? अपने थॉट्स को आप बंद कर रहे हो कि मेरे को कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए, मुझे कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए, मुझे कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए। और सबसे मजे की बात है, मेडिटेशन करते टाइम ही सबसे ज्यादा थॉट्स आते हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन को कई लोग ना फाइनल डेस्टिनेशन समझ लेते हैं। मैंने मेडिटेशन कर लिया, मैं स्पिरिचुअल हो गया, अभी मैं हवा से ऊपर उड़ जाऊंगा और मैं बन गया योगी, मेरे सारे चक्र खुल जाएंगे। ठीक है, तो मेडिटेशन वो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिटेशन इज लाइक योर व्हीकल, आपकी गाड़ी के जैसी है वो। आप उसमें बैठ गए हो और आपने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जब तक आपको डेस्टिनेशन नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तब तक गाड़ी चलाए जाओ, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। हमें स्पिरिचुअल बनने के लिए हमें अपना डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग साधना में जाते हैं, साधना सुनी होगी, साधना में लोग जब जाते हैं तो वो करते हैं कि भाई मेरे को फला फला सिद्धि चाहिए, या फिर मुझे जो है इधर जाना है, उधर जाना है, मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को मेंटल पीस अचीव करना है, मेरे को अपनी बॉडी हेल्दी रखनी है। तो पहले आप एक गोल सेट कीजिए, उसके बाद में आप मेडिटेट कीजिए। और मेडिटेशन भी डिफर करती है। अब मान लीजिए आपको यहाँ से कानपुर जाना है, तो आप फ्लाइट पकड़ोगे, ट्रेन पकड़ोगे, या रिक्शा में जाओगे? ऑफ कोर्स ट्रेन। ट्रेन सबसे फीजेबल है, क्योंकि फ्लाइट महंगी है और रिक्शा तक पहुंचते पहुंचते कानपुर आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये भी सेट करना पड़ेगा कि आपको कितनी विगरस मेडिटेशन चाहिए, नियम कितना आपको मेंटेन करना पड़ेगा उस मेडिटेशन में। ठीक, तो यानी कि इन सारी चीजों को फॉलो करके अगर हम स्पिरिचुअल बनते हैं तो हम आगे एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए आपका स्पिरिचुअल प्लेन जो है ना, वो तो हेल्प करता ही करता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद में थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम आता है। यू बिलीव इन सम फोर्सेस। अब आप किसी प्लैनेट का इफेक्ट अपने ऊपर महसूस कर तो पा रहे हैं, लेकिन वो इतना क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लेवल का होता है ना, कि आप बिलीव नहीं करते कि यार अरे उसकी वजह से थोड़ी हो रहा होगा, लेकिन चीज़ों का इफेक्ट हो रहा होता है। हर एक चीज़ जो आपके आसपास है, उन सब का कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है आपके साथ में। कोई और अच्छा, आप वाइब्स में बिलीव रखते हैं सर? हाँ, वाइब्स में अलग अलग लोगों की वाइब्स होती है। हाँ। फॉर एग्जांपल, कभी आप बस में एंटर कर रहे हैं, तो बस मान लीजिए डबल सीट। एग्जैक्टली वाइब का मतलब नहीं पता, बट मुझे ये लगता है कि हाँ, कहीं पर हम अच्छा फील कर रहे होते हैं, कहीं नहीं, पर हम थोड़ा बुरा फील कर फॉर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप मैं वो जो बस का एग्जाम्पल दे रहा, आप बस में चढ़े हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हो, सबके बगल में एक एक सीट खाली है, लेकिन आप ना किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बगल में ही जाकर बैठोगे। कभी सोचा है कि मैं इसके बगल में क्यों बैठा, मैं बाकी और के बगल में क्यों नहीं बैठा? क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसान से ना आपको ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी, वो फीलिंग ही वाइब है। ठीक, और इसके बाद में अभी हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ में चलते हैं, नहीं तो हम स्पिरिचुअलिटी और वाइब में ही बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो मतलब कुछ हद तक आपने मेरी एक चीज क्लियर करी कि हाँ, एक्चुअली में ये चीज साइंटिफिकली वर्क करती है। अच्छा, कुछ सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने अपने पास ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है कि आज आपसे ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, एक दूसरी चीज जो आती है, जैसे कि जब मैरिज की बात होती है, राइट, जैसे कि हमारे घर में फैमिली में मैरिज की बात आती है, और मैरिज में जैसे बात करते हैं ना कि गुण मिलना बहुत जरूरी है। हाँ। जितने ज्यादा गुण मिलते हैं उतनी ही कंपैटिबिलिटी परफेक्ट होती है। जी जी जी। तो ये गुण और ये जो कुंडली है, इसका क्या मतलब लॉजिक है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला पर्सन अगर अंडरस्टैंड कर रहा है, इतना सफिशिएंट है उसमें कि गुण और ये जो आपका ये सारी चीजें, इसका क्या लॉजिक है, क्या मतलब इसका? इसके बारे में सबसे फेमस वो है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा गाजी। हाँ, आज के टाइम पे यही चल रहा है बहुत। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा गाजी। अच्छा, इसके अंदर है कि ना कुंडली मिलान हो है क्या, पहले उसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने कंपैटिबिलिटी की बात करी, ठीक है, जो दोनों पार्टनर्स है वो अपने बीच की कंपैटिबिलिटी को फील कर पा रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन वो भी अपने लाइफ एक्सपेक्ट में अलग अलग चीजें तो देखेंगे ना। क्या वो, पहली बात तो आपस में रह पा रहे हैं, क्या आपस में उनकी एक फ्रेंडशिप मेंटेन हो पा रही है, क्या फिजिकली वो दोनों कंपैटिबल है, क्या इमोशनली वो दोनों कंपैटिबल है, ठीक है। उसके बाद में क्या उनकी फैमिलीज आपस में कंपैटिबल हो पाएंगी, या फिर मान लीजिए एक कोई कल्चर का है, दूसरा दूसरे कल्चर का है, तो क्या वो जेल हो पाएंगे, और क्या मान लीजिए अगर वो जेल नहीं हो पाते हैं तो भी क्या वो आपस में जेल करवा पाएंगे, क्या वो लॉन्ग टर्म में एक साथ रह पाएंगे। कुंडली मिलान में यही सारी चीजें हैं।
उसके अंदर गण मैत्री देखी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसमें योनि मैचिंग होती है, योनि मैचिंग का है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। फिर उसके बाद में अच्छा बाकी और कंपैटिबिलिटी आप कहीं से भी देख लो, ठीक है। जेनेटिक कंपैटिबिलिटी जितना माइन्यूट लेवल पर जाना ये सिर्फ हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पॉसिबल है, जिसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ नाड़ी मिलान जब होती है। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं सर उसके 8 पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे 36 गुण मिल रहे होते हैं ना उसमें 8 पॉइंट्स होते हैं उसके। तो अगर तो नाड़ी नहीं मिल रही है दैट मीन्स वो दोनों पार्टनर्स जो हैं उनकी जेनेटिक कंपैटिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से आगे जो उनकी प्रोजेनी होगी उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, वो उनमें डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं, जो एक हाथ कम पैर ज़्यादा, ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद में ऑटो इम्यून डिजीजेज उनके अंदर आ सकते हैं। उनको बच्चे को बचपन से ही कैंसर हो सकता है, कई बार तो बच्चे पैदा ही नहीं हो पाते हैं, वूम में ही मर जाते हैं, बिकॉज उसका जेनेटिक जो वो मेकअप है वो अंदर ही अंदर खराब हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी से कैसे हम जज करते हैं ये चीज समझ सर यही तो ब्रिलियंस थी ना हमारे साइंटिस्ट की। अच्छा एस्ट्रोलॉजी जो वर्ड है ना, सबसे पहली बात तो इसको ना सूडो साइंस के अंदर डाल दिया गया। सूडो साइंस मतलब जो कि साइंटिफिकली प्रूवन साइंस नहीं है, जिसको हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनको वो साइंस में नहीं डालते। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हटकर अब एस्ट्रोनॉमी जो है वो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है। एस्ट्रोनॉमी क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि हाँ ये प्लैनेट है, वो इतनी दूर है, वहाँ ब्लैक होल है, सब है, प्लैनेट बढ़ रहे हैं, हमें ग्रेविटी तक पता है, एक दूसरे के आपस में इफेक्ट होते हैं ये भी पता है। लेकिन जब उसको मानने की बात आती है और उनकी एनर्जी हमारे जेनेटिक मेकअप के साथ में कैसे छेड़खानी कर रही है या हमारे मूड को कैसे फ्लक्चुएट कर रही है, जब उसकी बात आती है तब वो ये नहीं मानते, इसलिए उन्होंने सूडो साइंस में डाल दिया। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई ये चीज़ तो मैं मानूंगा क्योंकि ये मेरे को सामने से दिखती है, लेकिन इसका तो कोई भरोसा नहीं है, इसमें वेरिएबल ज़्यादा है तो मैं इसको मानूंगा ही नहीं। ये तो गलत है ना। तो यानी कि हम इसको थोड़ा साइंस से रिलेट करके हाँ। अगर हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं या फिर हम थोड़ा कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कंपैटिबिलिटी तो एक फैक्टर है। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी का जो जन्म हुआ था वो सिर्फ मुहूर्त देखने के लिए हुआ था कि ऑस्पिशियस टाइम कौन सा और इनऑस्पिशियस टाइम कौन सा है, लेकिन उसके अंदर नोटिस करते 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 हमने ये भी देखा कि भाई सर्टेन प्लैनेट्स का अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमने जो है अलग अलग प्लैनेट्स को उस हिसाब से कैरेक्टर दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा जो जुपिटर है वो हमारी गुडनेस से जुड़ा हुआ है, एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ है। तो यानी अगर एस्ट्रोलॉजी के कभी आप किसी से पंडित से कुंडली दिखवाओगे तो जुपिटर की नज़र जिस जिस घर पर होगी, ठीक है, वहाँ उस एरिया को वो एक्सपैंड कर देगा। चंद्रमा जो है वो मून का कारक, वो क्या बोलते हैं, मन का कारक है, सॉरी, ठीक है। तो वो जहाँ जाएगा उसको उस एरिया को चंचल कर देगा, बिकॉज मून टिकता नहीं है। अब मन है, मन कभी स्थिर रहता है, मन को स्थिर रखना पड़ता है, इसलिए मून जब हमारे अर्थ के आसपास घूमता है तो टाइड्स भी हिलती हैं, तो मून जहाँ बैठ जाएगा उस एरिया को हिलाता रहेगा। सैटर्न जो है वो हमको टाइम और स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, बिकॉज वो स्लो चल रहा है, वो सबसे स्लो चलता है। और इनफैक्ट अगर सैटर्न के अगर आप माइथोलॉजिकल स्टोरी की बात करोगे ना तो आपको शनिदेव के लिए बहुत सिंपैथी क्रिएट हो जाएगी, उनके साथ बड़ा बुरा हुआ। एक चीज और है, जैसे कि ये तो रही मान लीजिए कंपैटिबिलिटी वाली बात, मैरिज वाली बात कि हम लोग वहाँ पर कुंडली देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं जैसे कि अगर हम कोई एक्सपेंसिव चीजें खरीदने जा रहे हैं, सपोज हम कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, हम कोई घर खरीदने जा रहे हैं जी, या फिर हम कोई बहुत महंगे गैजेट खरीदने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी लोग कुछ मुहूर्त और ये सारी चीजें देखते हैं। तो इसका क्या लॉजिक और क्या रीजन है? सर देखिए, उसके अंदर होता है, मान लीजिए आप कोई एक घर लेने जा रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पर अच्छा जो प्लैनेट्स है ना वो सबसे पहले तो आपके ना एक बेसिक सबकॉन्शियस माइंडसेट पर काम करते हैं, ठीक है। कभी भी इनऑस्पिशियस टाइम पर आप जाएंगे ना तो आप ये नोटिस करेंगे कि घर से निकलते ही आपके साथ में ना कुछ ऐसी चीजें होने लगी हैं जिससे ना आपका मूड खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। घर से निकलते ही कभी चाबी नहीं मिल रही है, किसी और का फोन बज गया है, किसी ने पीछे से आवाज लगा दी है, टॉकिंग अबाउट द सुपरस्टिशंस, ठीक है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, ठीक, तो रास्ता काटते तो आगे से नहीं जाना। इनफैक्ट वो तो बेचारे जानवर है, वो अपने रास्ते जा रहा है, उसने हमारा क्या बिगाड़ा, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना जो ना आप नोटिस करना कि डे के स्टार्टिंग से ही हमारे साथ में ऐसे होने लगी कि उस डे का ना वाइब ही नेगेटिव हो रहा है। बिल्ली रास्ता काट के मैं 1-1 घंटे खड़ा रहा हूं कि कोई दूसरा निकल जाए तो मैं निकल गया।
तो खैर ये बहुत अच्छा, ये भी ह्यूमन बिहेवियर का बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दूसरे के साथ में हो जाए, मेरे साथ नहीं हो। ये बहुत हुआ है ना, मतलब एक दो बार ऐसा हुआ है ना कि मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, कोई सामान लेके जा रहा हूँ, बिल्ली रास्ता काट गई। अब घर वालों ने माइंड में डाल के रखा है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो नहीं जाना चाहिए, अब बिल्ली रास्ता काट गई मतलब कोई बुरा हो जाएगा। अच्छा, एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि मैं कुछ मतलब घर पे गया हूँ और घर पे जाने के बाद बिल्ली रास्ता काट के गई है और घर पे मुझे डांट पड़ गई, मुझे मार पड़ गई। तो तब से वो परसेप्शन ऐसा बन गया है ना कि मैं 1 घंटे तक खड़ा रहा हूँ कि हाँ बिल्ली रास्ता काट के गई तो नहीं जाना चाहिए। बहुत सही चीज है, बहुत सही चीज समझ में आई है। ओके, तो मतलब हम कोई भी एक्सपेंसिव चीजें अगर लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो उस टाइम पे भी चीजें। अच्छा, मैंने ये एक कुछ लगन के बारे में मैंने सुना था, जैसे ये स्थिर लगन और ये चर लगन, ये क्या है बेसिकली? मैंने सुना था ये कहीं कि ये, तो ये लगन क्या होता है बेसिकली, मतलब इसके बारे में? सर, लगन एक्चुअली होता है जिस टाइम पर आप बॉर्न होते हैं तो उस टाइम पर ईस्ट होराइजन से जो ज़ोडिएक ऊपर उठ रहा है, ठीक है, उसका वो जो ज़ोडिएक का साइन है वो आपका लगन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब लगन जो होता है वो फर्स्ट हाउस में बैठता है हमारी कुंडली में। फर्स्ट हाउस में बैठने का मतलब है कि आपका जो एक बेसिक मेकअप है ना, चाहे आपका फिजिकल मेकअप हो, चाहे आपके इमोशनल एट्रीब्यूट्स हो, चाहे आपका नेचर हो, चाहे आपका नेचर टुवर्ड्स अदर हो, आपके बारे में, सेल्फ के बारे में जितनी सारी चीज़ें हैं ना, वो सब हम एक लगन से आइडिया लगा सकते हैं। अब चर अचर वाले जो होते हैं वो मूविंग और नॉन मूविंग वाले होते हैं और वो बहुत टेक्निकल वर्ड्स आ जाएंगे। मतलब अगर कुछ शॉर्ट टर्म में अगर आप मुझे बताएं कि चर लगन और स्थिर लगन क्या होता है? सर, चर लगन का बेसिक यही होता है कि उसके अंदर ना आपका माइंडसेट ना बहुत एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता है। अगर मैं सिर्फ माइंडसेट की बात करूं और मैं उसके होने वाले इफेक्ट्स के ऊपर अपनी बात करूं तो, और स्थिर लगन का होता है कि वहाँ पर आपका जो कंप्लीट मेकअप है ना वो काफ़ी हद तक ना बहुत ठहराव वाला होता है, तो वहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक्स उठाते हैं। तो और कुंडली के अंदर जैसे जिस हिसाब से मैं स्टडी करता हूँ तो उसके अंदर मेरा बेसिक मानना यही होता है कि भाई हमको कैरेक्टर्स की स्टडी करनी है, उसका असर क्या हो रहा है हम पे। उसके अंदर कई बार आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना ओवरपास भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अवस्थाज है, अवस्थाज आप हर जगह पर नहीं देखोगे। एक प्लैनेट किस अवस्था में है, वो युवा अवस्था में है या नहीं है, जबकि युवा अवस्था के अंदर वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। वृद्धावस्था है, मृतावस्था के अंदर वो कम असर देता है। लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस में चले जाओगे तो फिर आपका प्रेडिक्शन देने में महीनों निकल जाएंगे, तो वो बात है। काफी सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, और कुछ चीजें थी जैसे कि माइंड में एक और भी चीज आ रही थी कि जैसे अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि जो स्पिरिचुअल होना जरूरी है या नहीं है। अच्छा, जैसे कि अगर हमें एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अगर हमें कुछ चीजें कनेक्ट करनी है या फिर हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझना है, पढ़ना है, तो क्या किसी उस पर्सन का हिंदू होना भी जरूरी है या उस धर्म में होना जरूरी है, हिंदू धर्म में होना जरूरी है, या फिर उसका कोई भी कनेक्शन नहीं? अच्छा, देखिए, एस्ट्रोलॉजी जैसे कि होता है ना कि हम लोग टीका लगाते हैं, हम लोग कलावा बांधते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने ये सारी मतलब ये सारी चीजें मैंने किसी दूसरे धर्म में नहीं देखी जी, ठीक है। तो मतलब तो फिर कैसे कनेक्ट करेंगे हम एस्ट्रोलॉजी को? यहीं पर ही सर उसकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है। अब यहाँ पर जो लोग हैं ना, जब क्योंकि उस टाइम पर सनातन धर्म का एक एरा था, इनफैक्ट सनातन धर्म आज भी है, लेकिन वो धर्म वाली टॉपिक हो जाएगा, वो एक अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स वगैरह चली जाएंगी, तो मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं जुड़ी हुई है, वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है, और हर एक रिलीजन जो है ना वो उसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसी यूनिवर्स से निकला हुआ है, ठीक है। इस यूनिवर्स के किसी ना किसी पार्ट से, किसी ना किसी एरा और एक टाइमिंग में वो बाहर आया हुआ है, ठीक। तो अब प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स किसी में डिफरेंशिएट नहीं करते कि भाई इस रिलीजन का है या ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो उसमें डिफरेंशिएट नहीं करते, वो अपने इफेक्ट्स उनके ऊपर डालते ही डालते हैं। अब कोई माने या ना माने वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, रिलीजन के हिसाब से उसके उपाय बदले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मंगल की कुछ दिक्कत आ रही है तो सबसे बेस्ट उपाय है हनुमान चालीसा कीजिए। लेकिन मान लीजिए मैं किसी और रिलीजन को, मैं नहीं मानता हनुमान जी में, ठीक है, तो मैं कुछ लाल चीज डोनेट कर दूंगा। डोनेशन तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सल रिलीजन है। मैं कोई रेड चीज डोनेट कर दूंगा, कलर थेरेपी से हो गई वो चीज। बट कुछ लोग जो है इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू रिलीजियस से ही कनेक्ट करते रहते हैं कि ये कलर वाली बात हो गई या फिर ये कलावा बांधने वाली बात हो गई या ये सारी चीजें। तो ये क्या मतलब लॉजिकली सही है? अच्छा,
आपने कभी सुना है कि कलावा बांधवाओ तो मंदिर में बांध लो, खुद से नहीं बांधना चाहिए। कोई अच्छे पुरोहित बांधे तो अच्छा होता है। या फिर कोई माला पहनो या रिंग पहनो या फिर कोई भी ऐसे जो क्या बोलते हैं जेम स्टोन पहनो या कुछ भी पहनो, तो वो एक बार को अभिमंत्रित जिसको हम बोलते हैं वो होना चाहिए। तो अभिमंत्रित करने का मतलब क्या होता है, आपने उस चीज को ना एनर्जाइज कर दिया है, उसको एक एक्टिविटी दी है आपने, ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, आपकी जो एनर्जी चल रही है उसको वो करेक्ट कर सके। इसलिए अभिमंत्रित वाला सीन है। अब आप उसको चाहे अपने घर में मंदिर की जोत के ऊपर घुमाकर पहन लो, ठीक है, चाहे दरगाह ले जाकर थोड़ी देर रख के और माथा टेक कर पहन लो, चाहे जीसस के सामने रखकर फिर उसके बाद में पहन लो। मेन मकसद है उसको एनर्जाइज करने का, और वो एनर्जाइज भी आप ही की एनर्जी के थ्रू ही होती है। लेकिन जब हमारे सामने एक ऐसे आइडल बोल लीजिए या फिर ऐसी आइडियोलॉजी जो होती है, उससे वो हमारी एनर्जी को आगे ट्रांसम्यूटेट कर पाते हैं हम लोग। तो इसलिए वो वाली चीज़ वहाँ पर आती है। और मैं दोबारा इसलिए बोलता हूँ कि ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं आता। मतलब इसके लिए कोई भी रिलीजियस फैक्टर मैटर नहीं करता सर, बिल्कुल नहीं करता। अभिषेक जी, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं आज। फिलहाल ये टॉपिक तो बहुत बड़ा टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी, मतलब मेरे मन में सवाल आते जाएंगे और मैं आपसे पूछता जाऊंगा और मैं उतना ही डेप्थ में जाता जाऊंगा। फिलहाल तो आज का ये जो मेन जो मेरा क्वेश्चन था जी, वो आज अभी आई थिंक पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब एक चीज और है, जैसे कि आप अगर कुछ लोगों को अगर आप मैसेज भी देना चाहें कि जैसे कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने डेली लाइफ में अपनी जो भी स्टडीज कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर अपने और भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो क्या उनको एस्ट्रोलॉजी अपनी लाइफ में कनेक्ट करनी चाहिए या फिर उन्हें एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए? बिल्कुल सर, उनको एस्ट्रोलॉजी, अच्छा एस्ट्रोलॉजी सीखे या ना सीखे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी उनके प्रेडिक्शंस और उनके रेमेडीज को यूज कैसे करना है वो उनको आना चाहिए। उनकी लाइफ में कितना हेल्प कर सकती है सर? उनकी पूरी लाइफ को प्लान करने में हेल्प कर सकती है वो। अच्छा, अब एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस को अगर आप एज इट इज ले लोगे कि मेरे साथ तो ये होगा ही होगा और घर में बैठ जाओगे कुछ नहीं करोगे तो दिक्कत है। अच्छा, मैं पर्सनल क्वेश्चन करूंगा जी, आप अगर माइंड ना करें। हाँ जी। आपकी पर्सनल लाइफ में एस्ट्रोलॉजी से क्या-क्या बेनिफिट? सर मेरी पर्सनल लाइफ में एस्ट्रोलॉजी से ये बेनिफिट हुए हैं कि आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी शूट हो रही है, ठीक है, क्योंकि अपनी लाइफ को बड़े इजीली प्लान कर पाया था। अब मैं अपना चार्ट तो बड़े आराम से देख सकता हूँ, मुझे ये पता है कि ये वाला साल मेरे लिए कैसा रहेगा, ये वाला साल मेरे लिए कैसा रहेगा। इनफैक्ट क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ तो उसके अंदर तो ये भी है कि एक एक मंथ कैसा रहेगा, एक एक दिन कैसा जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में भी आप देख सकते हो, लेकिन उसके बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक। तो उनसे एक एक दिन मैं कैसे प्लान करूँ। अच्छा, अब मैं प्लानिंग कैसे करता हूँ? प्लानिंग मैं ये करता हूँ, मेरे को एक जनरल आइडिया आ जाता है कि इस दिन जो है मेरे को हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उस दिन मैं पहले से ही एक माइंडसेट बनाकर चलता हूँ कि भाई इस दिन जो है मुझे अपना कंप्लीट देना है उस दिन में। अब मेरे अगले दिन का पता चलता है कि भाई इस दिन जो है, जिसको हम डेली ज़ोडिएक्स बोलते हैं, ठीक है, डेली हॉरोस्कोप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उस दिन का मुझे पता चलता है कि ठीक है आज मैं थोड़ा सा ईजी रह सकता हूँ। अब मेरे को पता है कि मेरे जो है शनि से रिलेटेड कुछ अंतरदशा, दशा, महादशा सब चालू होने वाली है, तो मुझे पता है कि मेरे को ना अपने एक एक एक्शन, एक एक कर्मा पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज वो फाइनल जजमेंट करेंगे, और वो जब फाइनल जजमेंट करेंगे फिर मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे आप प्लान कर सकते हो अपने डेज को, वीक्स को, मंथ्स को, और इनफैक्ट ईयर एंड को आप कंप्लीटली मैनेज कर सकते हो। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वाला जो साल है ना, आपने नोटिस करा है कि इस साल में रिलीजियस, ऑकल्ट, स्पिरिचुअल चीज़ों की बातें ज़्यादा हो रही हैं। ये चीज़ें तो मैंने फील करी। दूसरी चीज़ क्या आपको पता है कि इस साल आपने नोटिस करा है, न्यूज़ में भी सुना होगा, इस जो ईयर है कंप्लीट, स्टार्टिंग से ही नेचर अपने आप को करेक्ट करना स्टार्ट कर रही है। हाँ। भूकंप आ रहे हैं, उस एरिया में जो लोग जैसा काम करते हैं तो उनको उनसे वैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। हमारे बद्रीनाथ वाला रास्ता जो है वो उथल पुथल होता जा रहा है, बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज आ रहे हो, और ये पूरे साल चलेगा। न्यूज़ में आपको सिर्फ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी। रामचरितमानस को अपनी नेशनल बुक बनाने की बात चल रही है, फिर उसके बाद में बागेश्वर धाम वाले बाबा जी का कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इस पूरे साल ये होंगी ही होंगी, क्योंकि इस पूरे साल में वैसे आपको नहीं पता चलेगा, मैं बता देता हूँ एक छोटी सी चीज़। इस साल में जो है ना, बेसिक एनर्जी और वाइब जो है वो केतु की है, और केतु डिटैचमेंट, डिसअपॉइंटमेंट्स भी देगा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा हर किसी को।
बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली है आज मुझे। ऑब्जर्व करना। यानी कि हम आने वाले कल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को कि Yes, sir. हमें आने वाले कल पे क्या स्टेप लेना है, कितना प्रिपेयर होना है और जी। कितना स्ट्रांग होना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक रही अभिषेक जी आज आपके साथ और बहुत अच्छा लगा। आई होप कि जो लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी हमारी ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी, बहुत सारी चीजें उनको क्लियर भी हुई होंगी, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे मिथ होते हैं ना, जैसे जी। मेरे मन में मिथ थे बहुत सारे कि बहुत सारे जो परसेप्शंस थे कि ये ऐसा होता है या फिर ये एस्ट्रोलॉजी है तो उसके लिए पूजा पाठ करना जरूरी है, घंटों घंटों में जो है मंदिर में बैठ करके जो है। नहीं, मैं वही बात जो कर रहा था ना कि रेमेडीज को यूज कैसे करना है। तो रेमेडीज असल में आपको बताती क्या है, वो आपको ये बताती है कि आपको अपना लाइफस्टाइल किस हिसाब से सुधारना है। अब डोनेशन देना अच्छी चीज है, ठीक है। अब आपने डोनेट करा, आपने अच्छे मन से डोनेट करा, आपका पूरा दिन मूड फ्रेश रहेगा, तो नेगेटिव चीजें भी होंगी तो आप उसको इजीली काउंटर कर लेंगे। अरे कोई बात नहीं, आज मैंने किसी को दिया, आज मैंने एक बच्चे को कुछ खिलाया, वो बड़ा खुश हो गया था, वही थॉट आपका पूरा दिन अच्छा कर देगा। तो आपने डोनेट कर दिया, अब उसको मैं अगर उसमें देखूंगा आपने किसी चीज का उपाय कर दिया। तो जो इनके प्रेडिक्शंस है वो, और उसके बाद में उसकी रेमेडीज हैं, उनको यूज कैसे करना है, वो पोर्शन बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि वो हमारी लाइफस्टाइल को ठीक कर रहे हैं। तो जैसे हम आजकल बड़े वो अलग अलग प्लानर्स के पास जाते हैं कि भाई मेरा ईयर ठीक कर दो, मेरे को अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी है, तो ये भी वही तरीका है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट इन सब में नहीं बिलीव करते हैं ना, उनके लिए सर मैंने 2 लाइनें लिखी थी आज। सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है और दौसत भी है, ना माने तो मर के देख। क्या बात है। तो एक बार ट्राई कीजिए, उस तरीके से चल कर देखिए। अगर तो इफेक्ट्स नहीं मिलते हैं और इफेक्ट्स अगर आप नहीं फील कर पा रहे हैं तो सर आई गेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे ही गिवन होंगी, जो मर्जी कह दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच अभिषेक। थैंक यू सर, अच्छा लगा आज आपके साथ मिलकर के। तो आई होप कि हम लोग मिलते हैं अगली बार और कुछ नए डिस्कशन के साथ। बिल्कुल सर, और अगली बार मेरे ख्याल से थोड़ा सा और टाइम बढ़ाएंगे, और अभी तो बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ है, तो एक एक टॉपिक को लेकर करते हैं, तो उसमें बहुत मजा आएगा। बिल्कुल जी सर, थैंक यू सो मच अभिषेक। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।